नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2026 के अंतर्गत सीडीपी के विषय हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा विकास के विषय में समझा, हमने विकास की अवधारणाओं को देखा तथा उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के आगे कंटिन्यू होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें समझ में ना आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए सीटेट का जो पूरा मैटर है वो समझने पर ही है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी इसको याद कर लीजिए, लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन पूछेगा आपको घुमा के ही पूछेगा। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर एक बार आप समझ लेंगे फिर आपको सीटेट का सिलेबस दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप हर एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं आगे को। देखिए लगभग विकास के विषय मैंने आपको सब बता दिया था। एक दो टर्म थोड़े से छूट गए थे, उसको हम समझ लेते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए अगर हम सामाजिक विकास के विषय में बात करें तो जब हमने आपको बताया था कि सामाजिक विकास नहीं विकास, मैंने आपको बताया था कि विकास और अधिगम का जो संबंध होता है, यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग का जो संबंध होता है वो एक तरह से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कैसे, ये मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का विकास बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका दिमाग तेज रहेगा, उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी, उसका सोशल नेटवर्क अच्छा रहेगा, तो वो हर तरीके से सीखेगा। ठीक है, दिमाग अच्छा रहेगा तो नई नई जानकारी को सीखेगा, उसको अच्छे से रख पाएगा। अब मान लीजिए किसी का दिमाग कमजोर है, उसको अब कितना भी सिखा दीजिए वो नहीं सीख पाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि विकास जो है वो अधिगम को जागृत करता है, ऑब्वियस सी बात है। अगली बात, अब जब कोई बच्चा या कोई इंसान अच्छी चीजों को सीखेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो एक दूसरे से वो अंतः संबंध बनाते हैं। इसी बात को, ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा इसी चीज को। ठीक है, बस यही दो आपको बताना था। इसी चीज को मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इनके विषय में क्या कहा जाए, बहुत ही महान व्यक्तित्व जीन पियाजे, जिनका सीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। आगे इनको हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो विकास है, जो अधिगम है, ध्यान समझिएगा, अधिगम जो है, अधिगम ये विकास विकास अधिगम जो है वो देखिए विकास का, या विकास को कह सकते हैं, अधिगम विकास का परिणाम है। परिणाम है, समझिए, बस इतना इन्होंने कहा था। अधिगम जो है विकास का परिणाम है। अरे भाई हम यहाँ क्या कुछ और पढ़ रहे थे क्या? जब व्यक्ति का विकास होगा तो अधिगम जागृत हो जाएगा, यानी कि अधिगम शुरू होने लगेगा। बच्चे का विकास होता रहेगा और बच्चा सीखता भी जाएगा। यही चीज इन्होंने एक लाइन में कह दिया, अधिगम विकास का परिणाम है। यानी कि अगर बच्चा अच्छे से विकसित है, सब चीजें उसकी ठीक ठाक हैं, तब अधिगम शुरू होता है या अधिगम उसके अंदर आने लगता है। या मोटा मोटा हम कह दें कि यार हमने एक बड़ा सवाल दिया, एक बच्चे ने फट से लगा दिया 2 मिनट में, और एक बच्चा थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था, बड़ा देर में लगाया। इसका दिमागवा बहुत तेज है, तो दिमागवा तेज नहीं है, वो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो जब अच्छा डेवलपमेंट हुआ है तो अधिगम बहुत तेजी से सीख गया। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अधिगम विकास का परिणाम है। क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है, एक सवाल दे देगा, कहेगा 2 बच्चे हैं, एक फट सॉल्व करेगा, दूसरा कम सॉल्व कर पा रहा है, बताइए जीन पियाजे के अनुसार इसमें क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि पहला जो बच्चा जो तेजी से कर लिया उसका उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, इसलिए उसने फट से उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक और मनोवैज्ञानिक थे बायगॉर्स्की। ठीक है, ये देखिए ये सब नाम ध्यान रखते जाइएगा, ये सब अभी आगे बहुत आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, बायगॉस्की ने कहा, जैसे देखिए जो इन्होंने कहा था, अब इन्होंने जैसे कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, लेकिन भाई बताना तो है ही। बायगॉस्की ने कहा कि अधिगम, ध्यान समझते जाइएगा, अधिगम विकास का उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक है। ले, इन्होंने कह दिया भाई, इन्होंने कह दिया कि चीनी मीठी होती है, इन्होंने कहा चीनी को पनिया मिला दीजिए, पनिया मीठ हो जाएगा। ले, यही बात इन्होंने कहा। क्या कहा? अधिगम विकास का उत्प्रेरक है। अब अधिगम यानी कि जब बच्चा नई नई चीजों को सीख लेगा,
सीखता जाएगा, जितना पॉजिटिव सीखेगा उतना ही उसका बॉडी विकास होगा, उतना ही उसका मानसिक विकास होगा, उतना ही उसका सामाजिक विकास होगा, उतना ही उसका नैतिक विकास होगा। लो, यही बात तो है। ठीक है, यही इन दोनों ने कहा था। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्होंने परिणाम के बारे में बात कही थी, पियाजे से परिणाम ध्यान रखे रहिएगा, वाइगोत्स्की ने उत्प्रेरक के बारे में कहा था। ठीक है, सिंपल इन्होंने से कह दिया था। अब कहीं कहीं आपको आ जाएगा कि अधिगम विकास को शुरू करता है किसने कहा। अरे भाई, शुरू मतलब वही होता है, उत्प्रेरक मतलब बढ़ाना। जैसे कोई आदमी है ना, अगर आप शराब पी लेंगे तो बल भर पगला जाएंगे, मनमानी उल्टा पुल्टा बोलेंगे। ठीक है, तो यही है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब उत्तेजित कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और कहा था, इनकी एक थ्योरी है ZPD, जोन, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD इनकी थ्योरी है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती क्षेत्र सिद्धांत, इसको हम आगे देखेंगे, अगली मतलब बहुत आगे अभी आएगा, इसको हम समझेंगे। लेकिन अभी यहां समझ लीजिए कि इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी में यह बताया था। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अपने निकटवर्ती क्षेत्र से सीखता है। इसका मतलब यही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अपने निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो उसको मिलता है, जैसे परिवार हित विकास क्षेत्र तो है, परिवार में किसी से कुछ सीखता है, पिताजी से कुछ सीखता है, माताजी से कुछ सीखता है। तो बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चा जिस माहौल में रहेगा वहां आसपास की चीजों को समझता और सीखता है। क्लियर? ये बात हो गई हमारी विकास की अवधारणा की। जो दो चीजें कल छूट गई थी मैंने आपको कवर करा दी है। अब ये आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे के पॉइंट्स को हम चर्चा करते हैं। समझते रहिए, चीजों को जितना तेजी समझेंगे आप फटाफट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, प्रयास करेंगे आपको कम से कम लिखाएं, समझाया ज्यादा, क्योंकि समय नहीं है। आप एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को हम समझते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेबस के अनुसार हम चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। देखिए, अब हम विकास के सिद्धांत को समझेंगे। ज्यादा ज्यादा प्रयास कीजिएगा समझने का। देखिए, जो फैक्ट वाली चीजें हैं उसको तो हम समझे लर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो समझने की चीज है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर विकास के सिद्धांत की बात करें, आप गूगल सर्च करें चाहे बुक देखें, आपको बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे। अब हमें पकड़ना कौन कौन सा है, कौन कौन सा लर्न करना है, कौन कौन सा समझ के निकल जाना है, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें जैसे कुछ टॉपिक हम आपको लिख रहे हैं, आपको देखिए समझना है। आप इसको चाहे लिखे चाहे मत लिखे, आपका काम हो जाएगा। देखिए, पहला हमारा जो आता है वह है निरंतरता का सिद्धांत। हम बस को निरंतरता लिखेंगे। ठीक है, आप इसको समझ जाइएगा। निरंतरता के बाद है विकास, विकास की गति का सिद्धांत। ठीक है, अभी देखिए यहां सिद्धांत छुपा हुआ है, इसको आप समझ जाइएगा। हम बार बार सिद्धांत नहीं लिखेंगे। देखिए, सिद्धांत। तीसरा पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। चौथा है, देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, परेशान ना होइए, अभी देखिए फट से आप कर लेंगे। विकास का क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम का सिद्धांत। देखिए, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब पांचवा है आपका वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। छठा है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, ये पूछा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सातवां है आपका वंशानुगत, या वंश कह सकते हैं या आनुवंशिक कह सकते हैं। ठीक है, वंशानुगत और वातावरण का सिद्धांत। वंशानुगत और वातावरण का सिद्धांत। आठवां आपका है वंशानुगत, हाँ, सामान्य से विशिष्ट। परेशान ना होइए, ठीक है, फट से होगा, देखिए कितना जल्दी आपका हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। ठीक है, विशिष्ट की ओर चलता है ये, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, कई सारे सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। नाम आप देखिएगा तो आपको 7-8 नाम आपके मिल गए हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे।
और अपनी चीजों को हम बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए, अभी आठों सिद्धांत है क्या, इनको हम समझेंगे कैसे। देखिएगा, एक इसमें और आता है 9, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, अभी ये सिद्धांत नहीं है, इसको हमें समझना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको एक एक को हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या कहना चाहता है, शब्द में ही छुपा है। देखिए, निरंतरता मतलब होता है लगातार। तो बालक का विकास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीवन पर्यंत चलता है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है, एक बच्चे का विकास जब से वो पैदा होता है, यानी कि जब से वो गर्भाधान में आता है, तब से उसका विकास चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन आपको क्वेश्चन फंसाएगा, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कहाँ फंसाता है। हमने तो पढ़ लिया, अरे यार विकास तो जीवन भर होता है, सही बात है, जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक सीखता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा, वो फंसाएगा कहाँ, आपसे लिख देगा कि बाल विकास कब तक होता है, तो उसमें ऑप्शन भी रहेगा जीवन से लेके अंत तक, और ऑप्शन रहेगा जीवन से लेके जन्म से लेके किशोरावस्था तक, तो और रहेगा जन्म से लेके 5 वर्ष तक, या रहेगा जीरो जन्म से लेके 10 वर्ष तक। तो आप तो देखेंगे जीरो से अंत तक, मारो फट से मतलब कि जन्म से लेके जब तक मृत्यु न हो, मारो फट से, वही गलती होगी। बाबू ये पूछा है बाल विकास, मानव विकास नहीं पूछा है। बाल विकास मतलब जब तक उसकी बाल आयु है, तो बाल आयु केवल किशोरावस्था तक ही मानी गई है, इसलिए बाल विकास जन्म से लेके किशोरावस्था तक ही होता है। किशोरावस्था मतलब जिसकी आयु, अगर किताबों में आप देखेंगे अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटा आपकी आयु 19 वर्ष तक मानी गई है, इसको ध्यान रखे रहिएगा एनसीईआरटी बुक में। तो जन्म से लेके किशोरावस्था तक ही बाल विकास को माना गया है, और यही निरंतरता का सिद्धांत कहता है, यानी कि बालक का विकास 0 से लेकर 19 वर्ष तक लगातार होता रहता है। होता तो लास्ट तक है, लेकिन बाल विकास की बात करेगा तो इतना होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, ज्यादा परेशान ना होइए कि किताब एनसीईआरटी में सीधा मेंशन किया हुआ है, यूट्यूब और इस पे आप डालेंगे गूगल पे तो कुछ और दिखेगा। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत सीधा कहता है कि बच्चे का विकास जन्म से लेकर लगातार होता रहता है। क्लियर, ये एक टॉपिक खत्म हमारा, अब इसमें कुछ नहीं देखना है। आगे, विकास की गति, कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा, कि विकास हमारा कैसे होता है, पैर से सर की तरफ या सर से पैर की तरफ। कल मैंने आपको बताया था सिफेलो, सिद्धांत का नाम क्या था, सिफेलो कैडल। ठीक है, तो सिफेलो कैडल मैंने आपको बताया था, सी मतलब सर, विकास की गति हमेशा सर से कहां होती है, पैर की तरफ होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, यही हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है। क्लियर कट, एकदम सीधा सीधा, जैसे सिंपल सी बात है, पहला हमारा सर विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर नीचे का विकास होगा। क्लियर, तभी हम लोग चलते नहीं है, पहले पहले हाथ पैर पीटता है बच्चा, सॉरी हाथ पीटता है फिर चलता है। विकास के क्रम की बात करें, देखिए ये क्या आप छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि विकास का क्रम कैसे होता है। अगर हम कह दें बच्चा पैदा होते ही मैराथन दौड़ने लगता है 100 किलोमीटर, तो आप कहेंगे पागल हो गया मास्टर। ठीक है, तो देखिए विकास का क्रम ये है, ये क्रमानुसार होता है और उसका क्रम निश्चित है। ऐसा नहीं है कि अंबानी का लड़का पैदा होते ही बिजनेसमैन बन जाएगा, एक गरीब लड़का पैदा होते ही पहले बिस्तर पर लेटा रहेगा। सबके सब बच्चे वैसे ही विकसित होते हैं। वो बात अलग है कि पालन पोषण का डिफरेंस पड़ता है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पैदा होते ही उनका विकास एक समान होता है और उसका क्रम निश्चित रहता है। जैसे सबसे पहले बच्चा रेंगना शुरू करता है, इसके बाद बच्चा बैठना शुरू करता है, और इसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है, और अंत में बच्चा दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, अंत में बच्चा दौड़ना शुरू करता है। सबके सब बच्चे ऐसे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो बच्चा बचपन में ऐसे से ऐसे पेट के बल लेटा दीजिए, ऐसे से पहले ऐठेगा। ठीक है, पीठ के बल लेटा रहेगा तो हाथ पैर तो ऊपर रहेगा, लेकिन जब पेट के बल लेटा देंगे ना, कछुआ तरह ऐसे करेंगे, घसक घसक के चलेगा, ऐसे पहले घुसक घुसक चलेगा, फिर आपसे चारों पैरों पे चलेगा, फिर बैठेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा वो मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का चलेगा, फिर दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये निश्चित क्रम है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्ट पैदा होते ही बैठ जाए बिना रेंगे या डायरेक्ट दौड़ने लगे। तो विकास का निश्चित क्रम है, कौन सा है, निश्चित क्रम है जिसमें विकास होता है, पहले रेंगेगा,
फिर यही पूरा का पूरा थ्योरी अप्लाई होगा पढ़ने लिखने में भी, पूरा का पूरी थ्योरी अप्लाई होगा सामाजिक सोशल में भी, और पूरा पूरी थ्योरी अप्लाई होगा नैतिक में भी। जैसे पढ़ने लिखने की बात करें, आप बताइए जैसे कोई भी बच्चा हो, हम ही आप हो, बगैर हम लोग इसको समझे कि ये कौन सा अक्षर है, क्या हम इसको पढ़ पाएंगे क्या लिखा है? नहीं ना। तो पहले हम इसको समझेंगे, अच्छा ये क है, फिर बताएंगे क से कबूतर होता है, तो बच्चा समझेगा क से कबूतर ही होता है क्या, वो वही रटा रहता है क से कबूतर क से कबूतर। लेकिन फिर धीरे 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 जब चीजें धीरे धीरे उसका विकास होगा, पढ़ते लिखते जाएगा, तब समझेगा अच्छा नहीं नहीं क से और भी हो सकता है, जरूरी है क से कबूतर हम कहें, तो तब वो चीजों को समझेगा। कहने का मतलब ये है कि एक क्रम है, क्रम अनुसार ही चलेंगे तभी आपका विकास हो पाएगा, या क्रम अनुसार ही विकास होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बात आती है व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए जैसे नाम से ही लग रहा है, व्यक्तिगत मतलब होता है अलग अलग, हर बालक में अलग अलग विकास होता है। ठीक है, हर बालक में अलग अलग विकास होता है, अलग अलग विकास होता है, आप ये कह सकते हैं। या हर बालक के विकास की जो कह सकते हैं, हर बालक में जो विकास की अवस्थाएं होती हैं या विकास का जो स्टेज होता है अलग अलग होता है। कोई बच्चा 5 साल में मोटा बहुत हो जाएगा, कोई पतले रह जाएगा। कोई 10 साल में बच्चा दौड़ने लगेगा बहुत तेज से, कोई 10 साल में बच्चा दौड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कोई बच्चा 5-6 साल में आप देखेंगे बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, टिप 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 बहुत बोलता है, और कोई बच्चा एकदम चुप रहता है, ज्यादा नहीं बोलता। तो हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, या हर बच्चे में विकास अलग अलग होता है। अगला आता है समान प्रतिमान। अब देखिए यहाँ अलग की बात कहा, यहाँ समान प्रतिमान आ गया, ये कहना क्या चाहता है कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये होल में बात कर रहा है, होल में मतलब कह रहा है कि जैसे अब मान लीजिए हम कह दें मानव, और सिंपल मान लीजिए जैसे देखिए घोड़ा समझ लीजिए, घोड़े की प्रजाति, मानव और घोड़े की जाति या प्रजाति, आप समझिए। देखिए इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, कह रहा है कि मानव का बच्चा जो भी होगा, ठीक है, लगभग, इसमें शब्द लिखा हुआ है लगभग, पूर्णतः नहीं, लगभग, लगभग मानव के जितने बच्चे होंगे जब वो पैदा होंगे तो उनके 2 हाथ 2 पैर कान नाक आंखें ये सब रहेंगी, और बच्चा 2 पैरों पर ही चलेगा। भाई भाई 100 में से एक आध दो अपंग पैदा हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन लगभग पैदल चलेगा, वो 2 पैरों पे चलेगा। वही घोड़े की बात करें तो उनमें सभी बच्चे 4 पैरों पे चलेंगे, उनका मुड़ ऐसे सूंठा से निकला रहेगा। यानी कि घोड़े की जाति के सभी बच्चों का लगभग विकास एक जैसा होगा। वही अगर इंसानों की बात करें तो उनके बच्चों का विकास एक जैसा होगा। हाथियों की बात करेंगे एक जैसा, चींटियों की बात करेंगे एक जैसा। यानी कि सभी जातियों में विकास लगभग एक समान होता है। इसी को कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्लियर हुई बात? समान प्रतिमान कुछ नया शब्द नहीं है, बस समझना है। ठीक है, और से पूछेगा तो आप समझ जाइएगा। वंशानुक्रम और वातावरण, इसके बारे में मैंने कल ही बताया था आपको कि विकास में मानव के वंश का और उसके वातावरण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसको आप समझे रहिएगा। जैसे जैसे उसका अगर वंशानुक्रम में जैसे अगर उसके वंशावली में कोई बीमारी चली आ रही है तो बच्चे में भी आ जाएगी, और बीमारी आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात उसका विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए था। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब यह है कि जैसे जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो पहले बड़ी बड़ी चीजों को अगर जिसको आप देख पाएंगे समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही एकदम प्रकांड विद्यमान हो जाएगा। पहले छोटी मोटी चीजों को समझेगा, फिर धीरे 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 उसके अंदर बहुत गहन जानकारी आना प्रारंभ हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि बहुत गहन चीजों को सीखने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चा क्या करता है, पहले हाथ को अपना संभालना सीखता है। जैसे शुरू शुरू में ना, जब बच्चे को आप कुछ देंगे ना तो ऐसे लिया रहेगा, कब ऐसे गिरा देगा बद दे पता नहीं, ऐसे लिया रहेगा कब ऐसे छोड़ देगा पता नहीं। ठीक है, तो पहले उसका ये डेवलपमेंट होता है, उसकी बाजू। ठीक है, पहले बाजू डेवलपमेंट होगी, फिर कलाई होगी, कलाई के बाद हाथ डेवलपमेंट होगा, हाथ सॉरी ये हथेली, फिर उंगलियां डेवलपमेंट होगी, और जब ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तब वो पेन पकड़ के इसे लिख पाएगा। आप छोटे बच्चों को दीजिएगा, जैसे अगर हमें आपको 1 रुपया दिया जाए तो हम ऐसे भी पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे, या ये पेन हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे। बच्चे को जब भी आप देंगे तो ऐसे पकड़ता है, पहले ऐसे ऐसे पूरा पकड़, ऐसे लिखऊ लगता है, हाँ चलो पापा, ठीक है, ऐसे लिखने लगता है वो। कभी आपने अनुभव किया होगा इस चीज को। तो क्यों ऐसे लिख रहा है? क्योंकि अभी उसको इतनी समझ या उसके दिमाग में इतना जानकारी नहीं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहले सामान्य रूप से, पहले मोटा रूप में देखता है, अच्छा ऐसे है, ऐसे लिखना है,
फिर धीरे धीरे जब उसका विकास होगा तो वो उंगलियों के सहारे लिखने लगता है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट, पहले वो बड़ी चीजों को सामान्य रूप में देखता है, धीरे धीरे जब होगा तो वो चीजों को, बारीकियों को समझता जाएगा और फिर अपने वो स्किल को डेवलप करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात है परस्पर सिद्धांत का। अब ये जितने सिद्धांत हमने पढ़े हैं, जितने, वो सब के सब एक दूसरे से अंतः संबंध बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, गांधी जी का कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही, गांधी जी का कथन या शायद भूल रहा है, गांधी जी का ही है, या उनके मुंह से कहीं हमने सुना था किसी किताब में, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, किसी ने, महान व्यक्ति ने कहा था। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर शरीर अच्छा है तो दिमाग भी तेज होगा। अगर दिमाग तेज है, पढ़ने लिखने में व्यक्ति अच्छा है, तो प्रयास करेगा कि हमारा शरीर भी अच्छे से रहे, हर चीज को फॉलो करेगा। दिमाग से वो सेंसिबल है, अच्छा है, तो लोगों से व्यवहार अच्छा करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, उसके घर कोई आता है तो उसका सम्मान करेगा। ठीक है, दो रोटी पूछेगा। दिमाग से अच्छा नहीं है या व्यवहार उसका अच्छा नहीं तो मार भगा दे, भाग यहाँ से। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये चारों के चारों इंटरकनेक्ट हैं। कौन चारों? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और लास्ट में नैतिक। ये चारों के चारों इंटरकनेक्ट है, और ये जब चारों मिल जाते हैं तो व्यक्ति का विकास अच्छे से होता है। क्लियर? ये हो गए विकास के सिद्धांत। जहां नहीं समझ आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को अगर आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कैसो पूछेगा, आप निपटा देंगे घुमा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे अरे सिद्धांत तो बड़ा जल्दी निपट गया, वो वाला थ्योरी तो बहुत लंबा चला था, ये कैसे हो गया ना जल्दी? अभी हुआ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। देखिए, अब विकास के सिद्धांत को जब ये 4-5 नियम आए तो किसी को पची नहीं बात। मनोवैज्ञानिकों को लगा यार यही विकास होता है, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। तो हर एक मनोवैज्ञानिक अपने हिसाब से खखोरने लगे मतलब अब वो सोचने लगे कि कैसे होगा, खुरपेश करने लगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे विकास हो गया, हम कैसे मान ले कब होता है, कब बच्चा ये सीखता है, कब वो सीखता है। तो ये लफड़ेबाजी होने लगी। तो सब धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने खोज निपोर करके कुछ कुछ चीजें देना प्रारंभ किया। जैसे इसमें जो पहला नाम आता है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से। ठीक है, देखिए जहां जिसका नाम इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे, और जहां इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम जिक्र भी नहीं करेंगे। देखिए सिगमंड फ्रायड ये थे मनोवैज्ञानिक। इन्होंने कहा, क्या कहा समझिएगा पहले। इन्होंने दिया, सबसे पहले इन्होंने समझाया कि देखिए व्यक्तित्व विकास। अब ये बात आती है कि व्यक्तित्व कहां से, यहां टॉपिक आ गया, व्यक्तित्व तो आगे है, आ कैसे गया? लेकिन भैया जब हम विकास पढ़ रहे हैं तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहीं पे इसको निपटा देते हैं। व्यक्तित्व विकास मतलब किसी की पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट होती है, इसके विषय उन्होंने बताया। व्यक्तित्व विकास के विषय उन्होंने बताया कि देखो, किसी बालक का व्यक्तित्व विकास कुछ संघर्षों पर निर्भर करता है, और इस या इन संघर्षों को इन्होंने कहा मनोलैंगिक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोलैंगिक। ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का जो विकास है कुछ मनोलैंगिक चरणों से होते हुए आगे बढ़ता है, और ये मनोलैंगिक चरण कितने हैं? 5 चरणों से पास करता है या संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। अगर बच्चा इन संघर्षों को पार कर गया, अच्छे से पार कर गया, तो उसका व्यक्तित्व नंबर 1 का होगा। इन 5 मनोलैंगिक चरणों में अगर एकाक उठा पटक हो गया तो उसका असर व्यक्तित्व पे दिखेगा या उसकी पर्सनालिटी पे दिखेगा। क्या ये 5 चरण है समझते हैं, और ये कहना क्या चाहते हैं उसको हम देखते हैं, फिर समझिए। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास में यानी कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 5 चरण हैं जिसको वो पार करेगा या पार करना चाहिए। अगर अच्छे से कर गया तो विकास बढ़िया से होगा, नहीं कर पाया तो नहीं हो पाएगा। चूंकि मनोलैंगिक सिद्धांत है इसलिए इनके सिद्धांत का नाम दिया गया देखिए मनो विश्लेषणात्मक। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक, बड़ा भयंकर नाम है। ठीक है, इस सिद्धांत को दिया गया, देखिए मनोलैंगिक से आप ध्यान रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दिया इन्होंने, किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अब इसमें क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछेगा?
सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास का कौन सिद्धांत दिया? उसमें कभी आपको मनोलैंगिक आ जाएगा या मनोविश्लेषणात्मक आ जाएगा, दोनों एक ही चीज है। यानी कि मनोविश्लेषण मतलब अंतर का जो मन है या कहती है आपकी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कार्य ऊर्जा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है। ठीक है, कहीं कहीं कार्य ऊर्जा भी लिखा है, तो कार्य ऊर्जा को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 5 मनोलैंगिक चरण कौन कौन से हैं उसको हम समझते हैं और देखते हैं। समझ आया आपको? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। कैसे? इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है, वो 5 चरणों से या 5 प्रकार की लड़ाइयों से, 5 संघर्षों से होकर गुजरती है। बच्चा इसको अच्छे से पार कर गया तो ठीक है, नहीं पार कर पाया तो उसका असर व्यक्तित्व पे दिखता है। असर मतलब होता है फिक्सेशन। इसको जैसे हम लोग कहते नहीं है यार, इसको यहाँ फिक्स कर दो, इसको यहाँ फिक्स कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, हमारा सेफ रहेगा। तो यही है, इन्होंने कहा अगर ये 5 चरण फिक्स नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, तो इसका असर व्यक्तित्व पे दिखेगा। कौन कौन से 5 चरण हैं समझते हैं। पहला देखिए, पहला है मुखावस्था। मुखावस्था जिसकी आयु इन्होंने 0 से 1 वर्ष मानी है। कितनी मानी है? 0 से 1 वर्ष। अब ये मुखावस्था क्या है समझिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा कुछ नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ वो दूध पीना जानता है, वो भी किसका? माँ का। तो जब वो माँ का दूध चूसता है, ठीक है, माँ का दूध चूसना प्रारंभ करता है, उसमें देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे बच्चे को इतनी जानकारी नहीं है तो कभी कभार वो बच्चा जैसे काट लेता है या उसको उतना नहीं पता रहता, तो माँ उसको सिखाती है, ठीक है, उसको सहलाती है, ये करती है, वो करती है, तो धीरे 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 वो चूसना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो अगर बच्चा जो दूध चूस रहा है, अगर वो ठीक से उसको नहीं आता रहेगा या नहीं सीख पाएगा, तो उसका असर उसके पर्सनालिटी पे कहाँ दिखेगा? इन्होंने कहा कि बच्चा जो है प्रारंभ में दूध चूसना प्रारंभ करता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे हल्का फुल्का वो खाना प्रारंभ करता है। अगर इसका विकास या इसकी परवरिश ठीक ठाक नहीं हुई तो इसका असर बाद में ये दिखेगा, बच्चा धूम्रपान का शिकार हो जाएगा। किसका शिकार हो जाएगा? धूम्रपान का, यानी कि सिगरेट वगैरह का। या तो इसका खाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा चीजों को खाएगा, ठीक है, ऐसा हवा हवा मुंह बा करके बहुत ज्यादा खाने को इच्छुक रहेगा। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं भैया, हमको मत गरियाइए आप लोग, ये सिगमंड फ्रायड बोले थे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के मुख का, अगर मुखावस्था यानी जब वो मुखावस्था में रहता है, उसके मुख का विकास ठीक से न देखा जाए, उसको ध्यान न दिया जाए कि जैसे बच्चा दूध चूस रहा, कभी काट ले रहा है, कभी क्या कर ले रहा है, तो बच्चे में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है बाद में, या उसके व्यक्तित्व में ये असर दिखेगा। तो 0 से 1 वर्ष में आप देखिएगा, बच्चे को हम लोग अच्छे से खिलाते हैं और उसको पूरा ध्यान रखते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं जैसे मिट्टी सिट्टी ये सब चीजें ना खा पाए, उसे 1 वर्ष में खाता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मुखावस्था का विकास बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं ध्यान देंगे तो आगे चल के ये चीजें आ सकती है उसके जीवन शैली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज आता है, इन्होंने बताया गुदावस्था। अब ये गुदा क्या है? देखिए, गुदावस्था इसकी स्टेज इन्होंने मानी थी 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष। इस अवस्था को कहा गया है कि शौच प्रशिक्षण। शौच प्रशिक्षण जैसे जो माताएं बहनें हैं उनको पता होगा अच्छे से कि जब बच्चा जैसे 1 से 3 साल होता है तो कहीं भी पोटी कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मामा जी लिए हैं, बाबू बाबू ले आओ, ऐसे बाबू ले सत्यानाश कर दे, अरे यार हटाओ इसको ले जाओ, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम घर के दादाजी हो, सब लोग दादाजी से डरते हैं, और वो दादाजी के ऊपर जाके पेशाब कर देगा, ले आओ दादाजी तुम्हारा, ले नाश कर दिए, क्या कर लोगे, और करके हंसेगा भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदावस्था में उसको कोई कंट्रोल नहीं रहता, न तो माइंड उतना विकसित रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे मम्मी लोग जब क्या करती है पता है, जब ऐसे मान लीजिए हल्का फुल्का बच्चा रोया, या वो जब वो पेशाब करता है फट से निकाल देंगी, उसकी कपड़ा निकाल के अलग कर देंगी, पोटी कर दिया अलग कर देंगे, धुल देंगी। तो समझ तो उसको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखता जाता है, देखता अच्छा सीखता है, ओ अच्छा ये होता है, इसके बाद अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तब वो जब उसको लगता है कि ऐसा स्थिति आने वाली है तो मम्मी बता दो, मम्मी मम्मी क्या क्या, मम्मी 1 या मम्मी 2, या अपना वो जिस लैंग्वेज आप बोलना चाहें, जो बोलना चाहिए वो कहने लगता है। 3 वर्ष का बच्चा आपको घर में होगा
तो आपको पता होगा शुरू में वो नहीं करता था, लेकिन जब तीसरे वर्ष में आएगा या दूसरे वर्ष को क्रॉस करने लगे तब वो धीरे धीरे बताने लगता है कि हमको ये करना है, ये करना है। कहने का तात्पर्य ये है, गुदावस्था किया इन्होंने 1 से 3 वर्ष माना। इन्होंने कहा अगर उस बच्चे को ये चीज आप नहीं सिखाएंगे, ये चीज डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो उसके अंदर 2 चीजें आएंगी आगे चल के। क्या आएंगी? अगर आपने अच्छे से सिखा दिया, अच्छे से आपने सिखा दिया है चीजों को, तो बच्चा साफ सफाई यानी कि स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देगा। अगर आपने उसको सिखाया है तो उन चीजों को वो ध्यान रखेगा। जैसे आपने कहा ना ये गंदी चीज, तो भी बाद में देखेगा कि क्या हो गया, तो अच्छे से अपना सफाई से रहेगा। लेकिन कभी उसको पता ही नहीं है कि गंदी चीज है, तो कहेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाओ हाथ नहीं धुलेंगे, देखते हैं क्या करता है कोई। तो शौच प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से क्रॉस कर गया इस चरण को, तो साफ सफाई पे ध्यान देगा, यानी कि स्वच्छता पे ध्यान देगा, उसकी पर्सनालिटी यही है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। देखिए बाद में तमाम प्रकार की बीमारी होती हैं, जैसे बॉडी में इंटरनल मतलब नीचे जो आपका गुदा सेक्शन है उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उसका कारण क्या है? गुदावस्था में सही तरह से वो पार नहीं कर पाया है। तो इस चरण को पार कर जाएगा तो ये बीमारी नहीं होगी, इस चरण को पार कर जाएगा तो उसे गुदा संबंधित बीमारी नहीं होगी। जैसे कि आपका कह सकते हैं आप बहुत सारी बीमारियां होती हैं स्केलेटरी सिस्टम में, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहा सिगमंड फ्रायड ने। क्लियर हो गई बात। तीसरी बात आती है लैंगावस्था या लिंगावस्था। इसको हम समझते हैं। देखिए थोड़ा क्लास स्लो चलाते हैं, लंबा था वीडियो ताकि आपको अच्छी चीजें समझ में आ जाए। लिंगावस्था की बात करें तो ये आपका देखिए 3 से लेके 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 3 से लेके वैसे 6 वर्ष तक ही होता है, ठीक है, 6 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए इसमें तो मैंने आपको बताया मुख का रोल होता है, मुंह का, इसमें गुदा का, ठीक है, गुदा का। इसमें लिंगावस्था में जैसे कि अब देखिए इसमें लिंगावस्था में होता क्या है। इसमें लिंगावस्था में क्या होता है ना, 2 प्रकार की ग्रंथि डेवलपमेंट होती है। जैसे एक आपका है ओडिपस, ध्यान दीजिएगा, ओडिपस, और एक आपका है इलेक्ट्रा, एक आपका है इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा, ओडिपस इलेक्ट्रा, ओडिपस इलेक्ट्रा। इसमें क्या होता है ना, ओडिपस जो होता है ये ज्यादातर देखने में मिलता है बच्चों में, मतलब लड़कों में होता है ओडिपस। और ओडिपस के कारण ही लड़का जो है वो यानी कि सन और मॉम, लड़के और माँ में बहुत प्यार होता है, ठीक है। आप देखे होंगे बाप उसको पीटता रहता है, माँ लड़ जाती है, कैसे मार रहे हो मेरे बच्चे को, देख लूंगी तुम्हें, हम तुम्हारी क्या है ऐसी, मतलब मम्मी बहुत तेज लड़ती है बच्चों के लिए, और लड़कों के लिए तो खासकर ज्यादा लड़ती है। तो ओडिपस ग्रंथि के कारण माँ और बेटे का प्यार बहुत तेजी से डेवलप होता है बाद में चल के। वहीं इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात करें तो इसमें बेटी और पिता का प्यार, ठीक है, बेटी और पिता का प्यार बहुत तेजी से होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। जैसे देखिए अभी जैसे बिटिया कह दे कि पापा 100 रुपये दे दीजिए, जाना है, ले लो बेटा ले लो। लड़का कहते 100 रुपये, हरामखोर कहीं का, 100 रुपये क्या करेगा रे, कल मांगा था, परसों मांगा था, हमेशा पैसे तुमको चाहिए। मतलब ये पिता में होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्यार नहीं करते हैं, बट जितनी आसानी से चीजें बच्चियों को मिल जाती हैं, जैसे और अन्य चीजों पर मत जाइए। अब जैसे कुछ भाई जो महिला वर्ग होगा वो सोच रहा होगा है बड़ा मिल जाता है, कि हम लोग कहीं घूमने तो नहीं जाते हैं, हम लोग कहीं ये तो नहीं करते। भाई देखिए वो आजकल के वातावरण को देखते हुए सुरक्षा की बात होती है, उस वजह से लोग टेंशन में तो नहीं जाने देते। अदरवाइज आप घर में कुछ कहिए और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और खासकर पापा ना करें, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। इसलिए देखिए आप किसी भी लड़की से पूछ लेंगे तुम्हारा फेवरेट कौन है, पापा, लड़के से पूछ लिए मम्मी। क्योंकि इलेक्ट्रा और ओडिपस का रोल है भैया, हमारा उसमें किसी का रोल नहीं है। तो ओडिपस के कारण आप ध्यान रखिएगा, ओडिपस के कारण माँ और बेटे का प्यार, वही इलेक्ट्रा के कारण पापा और बेटी का प्यार अपना डेवलपमेंट होता है। इस चीज को सिगमंड फ्रायड ने बताया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने जो चौथी अवस्था बताई उसको इन्होंने कहा कि ये निष्क्रिय अवस्था है। निष्क्रिय अवस्था है मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? अरे बाप रे, लंबा तो हो रहा है, लेकिन चलिए समझते हैं। देखिए निष्क्रिय अवस्था इन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष, ये 6 से 12 वर्ष इन्होंने बताया। इन्होंने कहा इसमें किसी
जैसे मतलब इसमें क्या हुआ कि ये ग्रंथियों का विकास होता है, इसमें मुख का, इसमें गुदा का, इसमें काना, किसी का विकास इसमें नहीं होता। इसमें सब के सब सुप्त अवस्था में रहते हैं। किसमें? सुप्त अवस्था में रहते हैं या सुप्त अवस्था में। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास उसका बहुत तेज होता है और वातावरण से सीखता है। जब बच्चे का आप नाम लिखा दीजिए स्कूल में, जब स्कूल जाएगा दोस्त बनाएगा, दोस्तों से सीखेगा कुछ, अपने टीचर से कुछ सीखेगा, घर आके मम्मी पापा से पूछेगा। उस समय उसको कोई मतलब नहीं रहता, ना उतना वो जैसे कि ज्यादा हापड़ा खाने में इंटरेस्ट लेगा, न ज्यादा वो आप कह सकते हैं कि साफ सफाई पर उतना विशेष जो उसको सिखाना था आप सिखा चुके हैं, अब वहां नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो उस चीजों पर ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो सुप्ता अवस्था में या आप कह सकते हैं निष्क्रिय अवस्था में सभी के सभी और कार्य जो रहते हैं, 3 कारक, वो अपना शून्य अवस्था में रहते हैं, या आप कह सकते हैं जो जनन अंग होते हैं वो शून्य अवस्था में रहते हैं, और वो सोशलिज्म ज्यादा करता है, चीज समाज से सीखता है। अब देखिए, जननांग सुप्त कहने का मतलब ये है उसको ये लाल हरा नीला पीला में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, एक लड़के का लड़की में, लड़की के लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि तो झगड़ा करते हैं। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, केवल वो सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये कहा सिगमंड फ्राइड ने। लास्ट में उन्होंने बताया 5वीं जो अवस्था है वो है जननावस्था। ठीक है, या जननावस्था, ये आपकी चलती है 12 प्लस से। ठीक है, 12 वर्ष की आयु के बाद। अब यहां पर जनन अंग लगभग डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, जननांग क्या होते हैं? डेवलप होने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति यानी कि अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण बढ़ता है। और एक समय पे अगर जनन अंग परिपक्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, तो वो शारीरिक संबंध भी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसने कहा था भैया? ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। अगर किशोरावस्था सही से पार नहीं किया व्यक्ति, अगर जनन अंग को सही से पार, जब वो डेवलपमेंट का होता है, सही से पार नहीं कर पाया, तो बाद में उसका असर उसके पर्सनालिटी पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे कि वो अनैतिक संबंध बनाता हुआ दिख जाएगा, या आप कह सकते हैं कि अपोजिट जेंडर की तरफ वो ज्यादा डेवलप आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि उसका ये स्टेज सही से पार नहीं हुआ है। इस स्टेज में अगर कोई उसको संभालने वाला मिल गया, या उसने खुद से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, फिर वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, ना कि 3-5 करने वाला। 3-5 करने का मतलब ये है कि बैड, जैसे कि अपोजिट जेंडर को देख के, अपोजिट जेंडर मतलब लड़कियों को या महिलाओं को देख के उसके अंदर गलत गलत ख्याल नहीं आएंगे, और ना ही वो किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करेगा, अगर इस स्टेज को पार कर गया तो अब आप देखिए, ये आदत अच्छी हो सकती है, ये आदत बन सकती है, बीमारी छोड़ के सफाई तो बन सकता है। ये चीज भी आएगी, माता के प्रति बेटे का और बेटी के प्रति पिता का प्यार डेवलप हो सकता है। सामाजिक उसका नेटवर्क अच्छा हो सकता है। लास्ट में आपका ये है कि उसका करेक्टर सुधर सकता है। अगर ये 5 स्टेज को अच्छे से क्रॉस कर गया बच्चा, किशोरावस्था तक पहुंच गया, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है, वो अच्छे से अपने आप को डेवलप कर लेगा, लेकिन ये 5 होने के बाद। ठीक है, इन 5 के प्रशिक्षण के बाद में अभी ये यही नहीं माने, अभी आपका दिमाग को खराब करेंगे। इन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होगा, कि जब 5 हो जाएगा ना, तो बच्चे 3 प्रकार के कैरेक्टर शो करेंगे। अब दिमाग खराब है, अरे यार इतना पढ़ लिया, अभी 3 प्रकार का और होगा। इन्होंने कहा अभी तो आपने ये पढ़ा था ना कि कैसे होगा, अब जानिए क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के कैरेक्टर आएंगे। कौन कौन से? देखिए, बच्चे में या तो ईद गुण आएगा। ठीक है, ईद का इसको ईदम कहते हैं कहीं कहीं, ईद। ठीक है, या बच्चे में गुण आएगा अहम का, या बच्चा अहम जैसा हो जाएगा, अहम को बोलते हैं ईगो। कहें अच्छा। और तीसरा बच्चे में परा अहम आ जाएगा, परा अहम, इसको कहते हैं सुपर ईगो, सुपर ईगो। ले अब भैया नहीं माने, कहे ना 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 ऐसे होगा। कहे अच्छा, इसका मतलब क्या है? समझिएगा, ज्यादा समझने की चीज नहीं है, अब मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, यही है। देखिए, अगर इसमें हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें जो शुरू की जो 2 चीजें हैं ना, 2 स्टेज, 3 स्टेज शुरू के, ये 3 ठो। ठीक है, ये जाते हैं ईद में, शुरू के 3 स्टेज जाते हैं ईद में। अब ये ईद का मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा। ईद का मतलब ये है बच्चे को ना, जैसे बच्चा सोया है, उठा है,
हमको तो दूध पीना है। मम्मी क्या कर रही है? अच्छा, हाँ, खाना बना रही हो। पैं लगेगा चिल्लाने, यानी कि बच्चे को कोई मतलब नहीं है उसके पास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। ना ना ना, हमको भूख लगा तो हम चिल्लाएंगे, भूख लगा तो चिल्लाएंगे, मतलब उसको कुछ नहीं समझ आता हमको क्या करना है। उसको भूख लगी वो चिल्लाएगा, उसको दूध ला के आप पिलाइए। ठीक है। तो बच्चे का जो ईद होता है ये अचेतन से संबंध है। अचेतन मतलब ये है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, वो रोने लगता है। कहने का अर्थ ये है कुछ चीज हमको चाहिए तो हमको ला के दो, उसको कोई समझ नहीं होती कि हम कहाँ हैं क्या है। ठीक है। देखिए कभी कभी बच्चा जब जिद्दी आता है, अचेतन मतलब ये लगभग 3 साल वाला, 2 साल बच्चे जब जिद्दी आते हैं दिमाग खराब कर देते हैं, मन करता है उठा के फेंक दे इसको, बहुत जिद्दी आ जाएगा, नहीं हमको देना, वो लोटने लगेगा और उसको दे देंगे चुप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ले लीजिए खुश रहेगा, हे। उसको लगता है चलो हमको कैसे नहीं देंगे। तो ये है ईद की कंडीशन। ईद की कंडीशन मतलब हमको चाहिए तो चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये तो ईगो में होना चाहिए, लोग ईगो में कहते हैं ना, धैत तुम्हारा कैसे रहे, हमको हम लेंगे, लेकिन नहीं, ये ईद में होता है। अचेतन की अवस्था, जब बच्चे को जानकारी नहीं रहती कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती उसको जो चाहिए तो चाहिए। ठीक है। उसको समझ नहीं रहता ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये होता है अचेतन अवस्था। अब आता है ईगो। अच्छा, ईगो होता है चेतन। चेतन आप कहेंगे अरे ये क्या बता रहे हैं आप, चेतन मतलब ये कि बच्चा जानता है, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। ईगो मतलब ये होता है चेतन की अवस्था, या बच्चा इस स्टेज पे, जब ये 6 वर्ष के ऊपर जाता है, इस स्टेज पे बच्चे को ये रहता है कि नहीं यार लेना है, लेकिन पूछ के लेना है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप आइए, फिर मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये चीज अच्छे डेवलप रहेगा तो। कक्षा 1 का बच्चा इतना डरा रहता है, 8 के बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन कक्षा 1 का बच्चा वो पैंट में पेशाब कर देगा, लेकिन बिना पूछे आपसे जाएगा नहीं। ठीक है। वो जरूर पूछेगा सर जाए, देखिए सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसका ये अच्छे डेवलप हुआ रहेगा उस पे भैया, हम पे मत आप लोग करिएगा। ये फ्राइड ने कहा था, जिसका ये अच्छे डेवलप हो रहा है वो। तो बच्चा बगैर आपसे पूछे बाहर नहीं जाएगा। 6 से 12 वाला जो बच्चा कक्षा 5 तक रहता है, वो बच्चा हर चीज, जैसे कुछ रखा हुआ है, देख लेगा कि सर ने सेब रखा है, उसका खाने का मन तो रहेगा, बच्चा ही है कि यार मिल जाता तो चबा डालते, पता नहीं कितना खाते हैं अकेले अकेले, लेकिन वो लेगा नहीं। अगर उसका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, जैसे कोई चीज आपने 4-5 रखी है, तो कहेगा सर एक ले लें, पूछेगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं बेटा नहीं लेना है, काम का है, तो नहीं लेगा। आप कह देंगे अच्छा ले लो, तो ले लेगा। कहने का मतलब ये, इसमें वो रूल फॉलो करता है, नियमानुसार चीजों को पाने का प्रयास करता है। ठीक है। ये अहम की बात है, नियमानुसार। जैसे अब इसको आप समझेंगे कैसे, देखिए समझेंगे कैसे, कहते नहीं है बड़ा इसमें एटीट्यूड है यार, किसी का सुनता ही नहीं है, अपने में मस्त रहता है। तो यही चीज यहाँ पर आती है, बच्चा अपने में चीजों को समझता रहता है, नहीं यार लेंगे तो गलत है कैसे, नहीं 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 ठीक है, नहीं लेंगे हम, ठीक है पूछ के ले लेंगे, मतलब नियमानुसार वो काम करता है। ये है चेतन की अवस्था। तीसरी बात करें सुपर ईगो, देखिए इसमें ईगो छिपा हुआ है, तो यही वाली क्वालिटी लगभग यहाँ पर आएगी, और इसको हम कहते हैं अर्ध चेतन। अर्ध चेतन मतलब कंफ्यूज रहेगा कि हम करें कि ना करें। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब 6-7 5 पर क्रॉस करेंगे, मतलब कि आप कह लीजिए कि 12 वर्ष की आयु के लगभग यहाँ इसके जब ऊपर जा रहे हैं 6 के बाद, ठीक है इस स्टेज में जब आ रहे हैं तब, तो हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मम्मी ने कहा 3 लड्डू है, कितना 3 लड्डू है, एक तुम खा लेना, और मतलब एक और आधा तुम खा लेना, एक और आधा दे देना बहन को या भैया को दे देना। तो हम लोग कहते थे अच्छा 3 है, 2 ठो हम निपटा देते हैं, एक को दे देंगे भैया को, उनको क्या पता चल रहा है, चलेगा तो बोल देंगे नहीं एक ही था एक ही था। कुछ मम्मी कहेंगे कह देंगे अरे मम्मी खा लिए हो गया क्या आखिर। एक ये विचार आता है। दूसरा विचार आता है नहीं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम उसको बराबर बराबर देंगे। तो यही अवस्था जिसमें बच्चा अब सोचने लगता है कि नहीं अगर हम खा लिए तो गलत होगा, अगर दे दिए तो ठीक होगा। तो दोनों में कंफ्यूज रहता है क्या करें, खाएं कि दें, खाएं कि दें। यह है अर्ध चेतन। अर्ध चेतन मतलब चेतन अगर अच्छे से डेवलप रहेगा, उसकी सारी चीजें ठीक ठाक रहेंगी तो देगा, वो खाएगा नहीं, आधा खाएगा आधा देगा, नहीं रहेगा तो खा जाएगा। तो सही गलत की पहचान यहीं से करना प्रारंभ करता है। और ये तीनों अगर डेवलप रहेंगे ठीक ठाक से, तो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होगा। ठीक है।
ये बात हो गई सिगमंड फ्रायड की, जिसमें आपने ये चीजें देख ली। देखिए एक बार आप क्लास देखें, मेरा मानना यही है कि टाइम का अगर जा रहा है आपका, तो एक बार क्लास देखिए, आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब ये चीजें जब भी आएंगे तो आराम से आप निपटा देंगे, ठीक है, शब्दों से ही पकड़ करके। ये बात हो गई हमारी सिगमंड फ्रायड की, जिन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ अपने रूल्स बताए, इन्होंने कुछ चीजें दी जिसको हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन भाई देखिए मेरे पास कोई दूसरा साधन है नहीं। अभी तेजी से बता देंगे तो आपको ये उड़ जाएगा दिमाग से, ये चीजें निकल जाएंगी, तो फिर लगेगा यार गड़बड़ हो रहा है। बताइएगा आप, जैसे वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ठीक है तो चीजें बताइएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स और जरूर कीजिए, दो चार 10 लोग देखते हैं, बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कहाँ सुधार करना है। बाकी सब चीजें आप जानते ही हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए अब विकास के संदर्भ में इन्होंने बताया, किसके विषय में बताया? सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत कहाँ था, किस संदर्भ में? सामाजिक विकास में था, शारीरिक विकास में था, मानसिक विकास में था, नैतिक विकास में था, किस विकास में था? तो आपका दिमाग में रहना चाहिए व्यक्तित्व विकास में, ठीक है। इन्होंने कहा था व्यक्तित्व विकास के बारे में। क्लियर? अब आती है बातें आगे, इसको जरा ध्यान समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है अगली वाली। अगली थ्योरी है जीन पियाजे। आ गए, इन्हीं को मैंने आपको कहा था, इनको बताना जरूरी है, इसी वीडियो में बताना जरूरी है, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, सभी सिद्धांतों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन से मिल जाएंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अब ये क्या है इसको हम समझते हैं और इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जीन पियाजे ने कहा, सीधा सीधा इन्होंने कहा, देखो भैया, संज्ञान को मानसिक ढांचा। अब ये मानसिक ढांचा क्या है भैया, नया नया शब्द कहां से पैदा कर रहे हैं ये। संज्ञान को मानसिक ढांचे में, ठीक है, ढांचा नहीं ढांचे समझिए। अब ये मानसिक ढांचे के उन्होंने कहा स्कीमा, मानसिक ढांचे के उन्होंने क्या कहा, स्कीमा। इसलिए आपसे पूछता है स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। इन्होंने कहा संज्ञान को मानसिक ढांचे में, संज्ञान को मानसिक ढांचे में ढालने के लिए या ग्रहण करने के लिए या सीखने के लिए उसका समायोजन और संतुलन आवश्यक है। क्या कहा उन्होंने? संज्ञान को मानसिक ढांचे में ढालने के लिए उसका समायोजन और संतुलन आवश्यक है। अब देखिए आपको याद नहीं करना है, डिफिनेशन याद नहीं करना है, समझिए हम कहना क्या चाहते हैं उसको तो आप समझिएगा। इन्होंने कहा देखो भैया, जो नॉलेज है, जो संज्ञान है, अगर उसको आप सीखना चाहते हैं ना, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा है, हैंडल ऐसे से मुड़ती है, जब बाद में हम जाएंगे तो जब मोटरसाइकिल चलाएंगे, अच्छा ये हैंडल लिया है, इधर उधर मुड़ाना है, वो तो हमको नहीं सीखना पड़ेगा क्योंकि हमने साइकिल सीखा हुआ है, पहले सीखा हुआ है। इनका संज्ञान देखो, जो भी नया ज्ञान आएगा उस नए ज्ञान को हम पुराने ज्ञान में कैसे फिट करते हैं, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में कैसे फिट करते हैं, यही हमारा है स्कीमा। मानसिक ढांचे में कैसे फिट करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, या हमने जहां से सीखा है उस पर डिपेंड करता है। उसी को हम कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञान का सीधा मतलब आता है ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क वाला, ठीक है। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बताया था, कितना इंपॉर्टेंट होगा सोच लीजिए आप। तो ये हो गया जीन पियाजे का मानसिक सिद्धांत, या जीन पियाजे का मानसिक ढांचे का सिद्धांत, या जीन पियाजे का स्कीमा सिद्धांत। अब इसमें इन्होंने कहा क्या क्या था वो समझते हैं। इन्होंने कहा देखिए, संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने के लिए या एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने बताया कि इन व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, व्यक्ति का नहीं सॉरी बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों से होकर गुजरता है। कि कितने चरणों से? 4 चरणों से। कौन कौन से चरण है उसको हम समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने बताया, पहला इन्होंने कहा जो पहला चरण है या जो पहली अवस्था है उसको हम कहते हैं इंद्रिय जनित, या आप कह सकते हैं संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जिसकी आयु उन्होंने मानी 0 से 2 साल। दूसरा इन्होंने कहा
प्राक या प्राक को बोलते हैं पूर्व प्रक्रियात्मक संक्रियात्मक, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु इन्होंने मानी 2 से 7 वर्ष। तीसरा इन्होंने कहा इसको अनौपचारिक बोलते हैं, अनौपचारिक या मूर्त। वैसे इसे अनौप हटा दीजिए, मूर्त ही समझिए, कभी कभी पूछ लेता था, हमने आपको लिख दिया। मूर्त अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु है 7 से लेके 11 वर्ष। और चौथा आपका आता है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, समझ जाइएगा, संक्रियात्मक अवस्था ये आपका है 11 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंद्रिय जनित का मतलब ये है, हमारे पास 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा। ठीक है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ठीक है, इन 5 इंद्रियां हैं जो, इनसे जब बच्चा सीखता है तो उसी को कहा गया है इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय जनित संक्रियात्मक अवस्था। कैसे? जब बच्चा इन 5 से चीजों को समझता है या इन 5 से ही जानना चाहता है, उसी अवस्था को हम कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। अब आप कहेंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाते हैं, काहे परेशान है आप। देखिए, अगर एक थाली है बड़ी सी और एक गिलास है, ठीक है, सेम पानी आप अगर थाली में भरेंगे तो हो सकता है थाली यहीं तक भरे, ठीक है, और गिलास पूरा भर जाए उतना ही पानी में। मान लीजिए 100 ml पानी है, आपने थाली में रखा, थाली इतना भरा और गिलासिया पूरा भर गया, तो बच्चे को लगेगा अच्छा गिलासी में पानी ज्यादा है, हम वही लेंगे। आप करके देख लीजिएगा, गिलास में पानी, जब बच्चा ढेर मतलब ज्यादा मांगने तुला हो, आप उसको गिलास में पानी दीजिए, थाली में दीजिए, वो थाली कभी नहीं छुएगा, वो गिलास ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा इसमें ज्यादा है। उसको ये पता तो है नहीं कि 100 ml पानी यहाँ भी है, 100 ml पानी यहाँ भी है, तो सिर्फ देख के समझ रहा है, ना ना ना, हाँ हाँ यही है, यही है, ठीक है, यही है, हमको यही चाहिए, दो दो दो, तो वो मांगता है। या जब 2 वर्ष का बच्चा रहेगा, जैसे कोई अनजान जैसे उसकी मम्मी ली है, मम्मी खिलाती रहेंगे, देखेगा है, ओ ये औरत को पहचाने है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, तो अपना खुश रहेगा। जैसे ही कोई और मान लीजिए उधर देख रहा है, उसको ले लिया, बाबू देखेगा, अरे वो रोने लगेगा, ऐसे मुंह बनाकर रोने लगेगा, ये कौन है भैया, मतलब तुरंत रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये है कौन। उसको, उसने सिर्फ उसे देखा हुआ है, किसको, अपनी मम्मी को देखा, अच्छा हाँ मम्मी है हमारी, तो वो देख के पहचान रहा है, अच्छा ये मम्मी है। परिवार के सदस्य उसका कोई मतलब नहीं है, पहले मम्मी को पहचानेगा वो, तो उनको देखेगा। या जब धीरे धीरे 2 साल का होगा, जब सबको पहचानने लगेगा, तो उनके गोद में रहेगा, वो खेलेगा कूदेगा, कोई फर्क नहीं उसको नहीं पड़ेगा। अपनी मम्मी की आवाज जब सुन लेगा कान से, उसकी मम्मी, जैसे मान लीजिए कोई खिलाता है, अगर वो हल्का हल्का रो रहा है, चुप हो गया, कैसे चुप हो गया, उधर से मम्मी आवाज दी, बाबू इधर शुरू हो जाएगा, ना ना पहुंचाओ हमको। उसके कानों पे जैसे आवाज पड़ती है, अच्छा ये मम्मी की आवाज है, अब शुरू करो रोना, तो चलने लगता है। कहने का मतलब ये है, 2 वर्ष तक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, वो पूरी तरह से 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों पर या 5 प्रकार की इंद्रियों पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको इंद्रिय जनित कहा गया है। संवेदी गामक कहने का मतलब, संवेदी मतलब ही होता है संवेदन। किसी चीज का आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इन्हीं 5 चीजों से। तो पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है, जिसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, लिखना होगा आप लिख लीजिएगा या आपसे समझ लीजिएगा। दूसरी है प्रासंक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, अब प्रासंक्रियात्मक की बात करें तो जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि पानी वाला, वही एग्जाम्पल यहाँ भी आता है। ठीक है, वो पानी वाला एग्जाम्पल से इसमें होना चाहिए था, वहां आप डिलीट मार दीजिएगा। पानी वाली अवस्था यहाँ है, वही बच्चा जैसे जब 3 वर्ष का होगा ना, 0 से जब जैसे कि ये 2 से 7 वर्ष तक होगा बच्चा, यानी कि जब कक्षा 1 में नहीं गया रहेगा, तब तक उसको यही लगेगा कि अच्छा ना हम ये लेंगे। आप उसको, जैसे जब बच्चा छोटा रहता है ना, 5 साल का है, उससे नीचे रहता है, अब आप सिखा देंगे तो जान ही जाएगा।
आप उसको डेली 5 रुपए दीजिए, 5 रुपए ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए को बिस्कुट खाता रहेगा। किसी दिन आप उसको 10 का नोट दीजिए, है नहीं लेगा। आप करके देख लीजिएगा, गारंटी यही होगा। कोई जो बच्चा ना जानता रहो शुरू से, उसको 5 रुपए का सिक्का दिया गया है, जब आप नोट देंगे और सिक्का देंगे तो 100% वो सिक्का ही उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यही सिक्कवा से हमको मिलता है। अच्छा कितना मिलता है भैया, यही सिक्कवा से एक बिस्कुट मिल जाएगा। वो कागज लेके हम क्या करेंगे। यानी कि वो बच्चा प्रतीकों से सीखता है, सिंबल से सीखता है। प्रासंक्रियात्मक शब्द में है प्रासंक्रियात्मक, और वो प्रतीक से सीखता है, ठीक है, प्रतीक से। तो ये प्रतीकों से वो सब बस इतना देखता है, अच्छा ये है, ये क्या है, ये टॉफी है, लेके खाने लगेगा। जो देखा रहेगा तुरंत खाना शुरू कर देगा, ठीक है, तुरंत देखेगा, अच्छा यही है, ले लो, शुरू कर। तो चीजों को प्रतीक यानी सिंबल के रूप में समझता है, ठीक है, सिंबल के रूप में देखेगा, प्रतीक के रूप में देखेगा, उससे वो समझेगा। क्लियर हो गई बात। तो प्रक्रियात्मक, अरे ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगली अवस्था आती है अनौपचारिक या मूर्त। अब इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे चीजों को समझने लगना, ना ये हुआ तो क्यों हुआ, यानी कि अब वो तर्क रूप में चीजों को समझने लगता है। तर्क रूप में समझने लगता है मतलब, जैसे अगर आप बच्चे से कहेंगे ये लो पार्ले बिस्किट एक खो, मान लीजिए हमने कहा एक पैकेट में 4 ठो है, इसमें 4 ठो है, 2 पैकेट आप देंगे तो छोटा बच्चा 2 नहीं लेगा, वो बड़ा वाला मांगेगा 2 हमको। लेकिन जो बड़ा बच्चा हो जाएगा 7 वर्ष के बाद वाला, वो समझेगा अरे यार 4 4 8 ठो उसमें भी है, 4 4 8 ठो इसमें भी है, चाहे जो लो। यानी कि अब वो उसका विवेक बुद्धि काम करने लगा, वो तर्क सहित काम करेगा। तो मूर्त और तर्क देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, मूर्त त है और यहाँ तर्क है। तो बच्चा अब तर्क के अनुसार चीजों को समझेगा और नए ज्ञान को संग्रहण करेगा, अपने पुराने ज्ञान में मिलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मिट्टी का 2 ठो गोला है, 2 ठो गोला है, इसको हमने ढाई दोनों तरफ से चाप चूप दिया। जब चाप चूप दिया हमने तो ऐसे ले ऐसे पतला हो गया। हमने कहा ये बउआ 100 ग्राम था और ये बउआ 50 ग्राम हो गया, और ये भी कितना था 100 ग्राम। तो कह यार ठेठे से क्या कर रहे हैं सर आप कह रहे हैं ये 100 था, ये 100 था, इसको आपने चाप दिया, दोनों तरफ से चाप दिया और ये 50 हो गया। बिल्कुल समझे है क्या हमको, वजन थोड़ी घटा है इसका, बस इसका आकार बदल गया है। तो बच्चा अब यहाँ दिमाग लगाएगा, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। यानी कि तर्क सहित सोचने लगता है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मूर्त अवस्था या अनौपचारिक। अब आप वहां पे बच्चे को कुछ भी बताएंगे या कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चा लॉजिक सहित सीखेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मूर्त से तर्क, मूर्त से तर्क, प्राक से प्रतीक, प्राक से प्रतीक, ठीक है। लास्ट आता है औपचारिक। इसमें बच्चा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चा कल्पना करने लगता है, कल्पना, और शैलिज्म के प्रश्न सोल्व करता है। शैलिज्म मतलब बहुत भयानक प्रश्न होते हैं ये, मतलब उसको पहेली, उसको कठिन कठिन शब्द, बहुत कठिन कठिन शब्द जो सोचने पे वो कल्पना में जाने लगता है। अच्छा जहाजिया उड़ा तो क्यों उड़ा, ओ इसमें ईंधन रखा है, अच्छा तो उड़ कैसे रहा है, अच्छा मशीन लगा है, मशीन कैसे काम करती है। मतलब वो अद्भुत चीजों को या नई नई चीजों को अपने हिसाब से समझने का प्रयास करने लगता है। अब वो तर्क नहीं लगाएगा, तर्क तो लगाएगा, वो तर्क के पार जाने का प्रयास करेगा, नई चीजों को समझने का प्रयास करेगा। जैसे सवाल होता नहीं है कि अगर सभी भालू संतरा है, सभी संतरे केले हैं, सभी भालू संतरा है, सभी संतरे केले हैं, तो आप बताइए जंगल में कौन रहता है। ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, या ऐसे सवाल को घुमावदार सवाल को सॉल्व करने लगता है, इसी को कहते हैं सैलिलिज्म, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने लगेगा और अपने संज्ञान को डेवलप करेगा। तो ये थ्योरी थी जीन पियाजे का। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमने समझा, जिसके 4 चरण हैं, चारों चरण में अलग अलग वो अपने विकास को डेवलपमेंट करता है। किसकी सहायता से करता है वही जानना है। शुरू में वो प्रारंभ में इंद्रियों से करता है, तो इंद्रिय जनित। फिर वो चीजों को क्या करता है, चीजों को समझता है प्रतीक के रूप में, तो प्राक संक्रियात्मक। बाद में वो तर्क सहित, इसको हम ठोस भी कहते हैं, वो चीजों को ठोस अवस्था में देख के समझने लगता है। मतलब ये नहीं समझता कि इसमें गया तो उसमें गया, कैसे कम ज्यादा, वो तर्क सहित अपनी बात करेगा, ठोस अवस्था, ठीक है। लास्ट आपका है कल्पनात्मक अवस्था, इसको समझता है, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो होगी दोस्तों, लेकिन उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चीज को केवल समझिएगा, कौन सिद्धांत क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट में जैसे ही पूछेगा, पट से आप रिलेट कर लेंगे, अच्छा यही पूछ रहा है, आंसर मार देंगे।
अगर आप रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, चीज़ों को समझिए, नहीं समझ आता तो बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।